मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बड़ी खास डिबेट लेकर आए हैं। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं ताल्लुकात की, तो इसके ऊपर बहुत बहस की जाती है, और खास तौर पर क्योंकि ये जो टाइम है, ये 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस, आजादी की हम बात करते हैं, 75 साल आजादी को हो गए। पर जब हम इस मौजू पर आते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्या वजह हुई कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए, बेहतर नहीं हो पाए अभी तक। हम किस जगह पर खड़े हैं इस वक्त, और हम आगे किस तरफ जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम में जो दो शख्सियात शरीक हो रही हैं, वो पाकिस्तान और भारत के दो बड़े नाम हैं। टेलीविजन से मुंसलिक हैं, मीडिया से मुंसलिक हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी शख्सियात की कई जहतें हैं। आज क्योंकि पहली मर्तबा मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान से औरिया मकबूल जान साहब शरीक हो रहे हैं, तो पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। औरिया मकबूल जान को सब जानते हैं, बहुत नोन पर्सनालिटी पाकिस्तान की, अपना एक खास नुक्ता नजर रखते हैं। नियो टीवी से एज ए एनालिस्ट मुंसलिक हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और इनकी शख्सियात की और भी जहती हैं। आज इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो। शुक्रिया बहुत बहुत जी, आपके इनायत, आपने बुलाया। और हमारे साथ पहले भी दो मर्तबा शरीक हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम में, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या जी, जो कि सीनियर कंसल्टिंग एडिटर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर इनकी बड़ी खास नजर है, पब्लिक स्पीकर हैं, एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच मेजर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक यू अलीज, थैंक यू। क्योंकि पहली मर्तबा जैसे मैंने कहा कि औरिया मकबूल जान साहब आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, तो औरिया जी आपसे स्टार्ट करूं। आप पहला सवाल आपसे। सर, ये जो मैंने अभी बात की कि 75 साल हो गए, अब 75 ईयर्स, हम हर साल बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी आजादी मनाते हैं, खूब जोशो खरोश होता है, दोनों तरफ जो है बहुत सी चीजें होती हैं। हम ऐसा भी होता है कि बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाइयां भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ताल्लुकात हमारे बेहतर नहीं हो पाए, ना हम तिजारत शुरू कर पाए, और फिर कई जंगें भी लड़ी हमने। हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं, या आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत सारे मुल्क ऐसे होते हैं कि जो तारीख और जोग्राफी के कैदी होते हैं। हम भी बुनियादी तौर पर तारीख और जोग्राफी के कैदी हैं। हम बुनियादी तौर पर एक सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं और एक तरह की जिंदगियां गुजारते चले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम आए हैं कि जिस अय्याम के अंदर हमने एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं एक दंगल, हम आम जुबान के अंदर दंगल कहते हैं, वो बर्पा कर रखा है, और वो दंगल जो है हमारी तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिशन ये है कि पंडित दयाशंकर नशीन जो हैं, जब मसनवी ज़ाहिर इश्क लिखते हैं तो पहले वो हमद लिखते हैं, फिर उसके बाद नात लिखते हैं, फिर मनकबत लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं एक बस्ती में था एक सौदागर और उसकी बेटी थी एक हसीन, और इस तरह की वो कहानी फिर बाद में शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल थी। हमारा उर्दू लिटरेचर देख ले, हमारे दूसरी चीजें देख ले, ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर एक साथ इकट्ठी चली आ रही थी। आप हैरान होंगे कि इस पूरे बरसगीर पाको हिंद के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये थी वो इसकी इंडिविजुअलिटी और इसके को 5-6 हजार मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर तकसीम होना और एक छोटी सी फेडरल यूनिटी होती थी, हाँ वो मुगलों की सूरत थी, वह किसी और सूरत थी। लेकिन वो अंग्रेज के आने के बाद हुआ ये कि इसने ये जो छोटे लेवल की यूनिटी थी उसको बहुत अजीब गरीब तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, जिसके साथ ये वो लोग जो थे वो आपस में इस तरह लड़े। 1900 के आगाज से हमारे साथ एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। हमारे यहाँ शुद्धि आई, हमारे यहाँ संगठन आई, हमारे यहाँ उसके बाद सारे का सारा फिर बाकी सारी चीजें शुरू हुई। एक दो कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया, और यक कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। मैं तारीख में दोहराना चाहता हूं, कोई आज की बात करनी चाहिए। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना, उसमें दो कौमी नजरिया, उसकी कोक में से एक दो कौमी नजरिया
बिल्टअप हुआ क्या नहीं, एक और कौम भी जिंदा है, सिर्फ एक ही कौम नहीं है कि जिसका ये पूरे का पूरा इंडिया है या पूरा का पूरा भारत है, एक और कौम भी है, उस कौम ने पैदा होना चाहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो या कुछ और, अंग्रेज जो कुछ लाइनें खींच गया हुआ है ना, वो इतने मुकद्दस और मोहतरम और बुजुर्ग हैं कि हम उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिंध टूट जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा। हालांकि सिंध जो है वो तो अगर सदियों से चला जाए तो पंजाब भी सिंध में शामिल था, लेकिन ये नेपियर की लाइन लगाई हुई जो सिंध की थी वो नहीं टूट सकती। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर 3-4 कौमियतें रहते हैं, लेकिन अंग्रेज ने एक बनाई हुई थी। यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी, जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया, हैदराबाद दक्कन जो था वो अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर इसका बंगाल, ये ऐसी की सैसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं, और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं हम। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ, अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत बनन। जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी मेजर साहब, जिस तरह औरिया जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पर भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कोई जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूँगा। लार्जली इन्होंने बातें काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है, पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी।
और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज ये हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था, तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहां कहां गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत के भी कंसर्न्स हैं काफी कुछ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है। आखिरी चीज, मैं इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बताता हूं। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना है कि, और कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे, और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई, और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटियों को ले गए, फिर उसको खाल में बांध के, ये मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है, मुझे हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन मैंने सुनी है अपने कान से। तो ये एक चीज है। जब लोधी, जब गजनवी आया, जब गौरी आया, ये सब लोग जब बाहर से आए, तो उस जमाने में चलन भी था कि लोग आते थे, ऐसा करते थे, ऐसी लूट होती थी, सोमनाथ जैसे मंदिर टूटते थे। पर चलन होना इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, पंथ के नाम पे अलग अलग हो गए, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए, ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा। 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में या हमारे सिस्टम में, अगर मैं धर्म को भी ना कहूं, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी। तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को, हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो। हमारे ट्रेडिशंस में कुछ गलत चीजें थी, उनको हमने निकाल के बाहर फेंका, और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है। क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं, और हमें भी गलतियां रही हैं पास्ट में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है तो ये मेरी बात झूठ होगी, मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है।
मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की। और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आखिरी में बस एक बात और कहूंगा, फिर ओरिया साहब की तरफ आप चले जाएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आलिया जी। और ये जी आपके पास में 2 सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप खुद भी इसके जवाब में जो भी कहना चाहें। एक तो ये कि जो मेजर साहब ने बातें की, उसमें एक सवाल बहुत ही उठाया जाता है कि देखिए आप इतनी अहमियत देते हैं, आप ये कहते हैं कि गौरी और गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, तो ये तो सब इन्वेडर्स थे, इस तरीके से जो है वो अब हमारे जो हीरोज हैं वो उन तरफ विलन समझे जाते हैं, और शायद यही मामला वाइस वर्सा भी। एक तो ये बात कि क्या, और फिर ये भी बात की जाती है कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो रूट्स हैं वो तो यही है, लेकिन आप लोग अब बिल्कुल उससे अलग हो गए हैं, जो कि पसंद नहीं की जाती बात। दूसरी एक और बात कि देखिए, ये जिसको कि मैं भी कहती हूँ कि ये बात सही है कि वहां से जिस तरह के वाजपेयी साहब भी आए, फिर उसके बाद पीएम मोदी एक मरतबा इस तरह आए कि जब पता ही नहीं चला कि वो आए हैं और अचानक से आ गए। अच्छा, हमने उसको बुरे मानों में लिया, लेकिन अगर आप और ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं किसी आपसे बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी, उसका अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं चला जाए तो उसको अच्छे उसमें खुशी में लेना चाहिए कि जी ठीक है चलें, अगर अचानक भी आ गए। लेकिन हम उसको सियासत पे इस तरह की चीजों को खेलते हैं जिस बिना फिर ज्यादा हालात खराब होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने पहले शुरू से बात की थी कि हम बुनियादी तौर पर ज्योग्राफी के कैदी हो चुके हैं, ये बड़ी अहम बात थी। इसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 200-150 साल से हमें जमीन का कैदी बना दिया गया है, वरना दुनिया में जमीन का कैदी कोई नहीं होता था। ये जो मंजूदाड़ू की हम बात करते हैं, ये मंजूदाड़ू के रहने वाले लोग जो थे ये हम नहीं थे। हम सारे के सारे गुज़श्ता तकरीबन 4-5 हज़ार साल से बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे इलाकों के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर हमें भूख आ गई थी, हम वहां से उठे, हमने यहाँ की पूरी की पूरी तहजीब का कलाकमा कर दिया, उनको कत्ल किया, और उसके बाद हमने कहा कि ये तो 7,000 साल से हमारे हैं। दुनिया में पूरी दुनिया की तहजीब जो है आज तक, मामला यह है कि जो जमीन ऐसी चीज है कि ये जो माँ, जिसको मैं और आप धरती माता कहते हैं, इसके साथ ना कभी कोई कहत में रहा है, ना कोई बीमारी में रहा है, ना कोई बेरोजगारी में रहा है। जिस दिन ये धरती माता जो है ये घोड़ों के लिए घास देना बंद करती थी या इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं देती, लोग इस माँ को छोड़ के चले जाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस जो है अफ्रीका में हुआ है। तो ये दुनिया जो थी ये बड़ी मजेदार जगह थी। यहाँ पर एक बगदाद से एक आदमी उठता था, यहाँ के दुकान खोलता था और बगदादी हकीम कहता था। मैंने आबादान के अंदर, मैंने उसके अंदर हिंदी ताजरों की दुकानें देखी हैं जो कि फारसी में कतबे लिखे होते थे और वहां पर लिखे थे। बड़ी कमाल की जगह थी। फिर हमने उसको नेशन स्टेट्स के अंदर तकसीम करके कहा ये तुम्हारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर तुमने 1-1 इंच की हिफाजत करनी है, तुम इस इंच के ऊपर। और इसकी वजह यह थी कि पूरी दुनिया की आर्म्स इंडस्ट्री आपके पीछे थी। उसने आपको उसने चलना इस बात, उसने वो सारे का सारा एक बिल्टअप किया। उसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ाई, उसी ने हीरो बनाए। हमारे यहाँ निशाने आदर बनाया, आपके यहाँ कोई और बनाया, किसी यहाँ विक्टोरिया क्रॉस बनाया, और हमने दुनिया जहान को एक आग का गोला बना दिया। उस गोले के अंदर से पाकिस्तान भी बना, उस गोले के अंदर से यूरोप के मुल्क बने, बेल्जियम जैसा मुल्क पैदा हुआ, लक्समबर्ग जैसा मुल्क पैदा हुआ, इराक की बाउंड्री बनी कि हम वहां से हैं, मिस्र की बाउंड्री बनी कि हम फ्राइन मिस्र वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिल्टअप हो गई। अब मैं जो बलूचिस्तान में रहता हूं वो कहता हूं मैं 7,000 साल पुराना जो है मेरगढ़ मेरा है। ओ भाई,
तुम तो कल हलब से उठ के आए थे, तुम्हारा मेरगढ़ कहां से हो गया? सारे बलोच हैं 1000 साल पहले आ गए, मेरे साथ 7 साल पहले थे, तुम्हारे बाप दादा आए उन्होंने कत्ल कर दिया। लेकिन हमने एक आर्टिफिशियल मोहब्बत जमीन के साथ इसलिए पैदा कर दी हुई है जिस वजह से हम चाहते हैं कि जमीन जो है तकलीफ नहीं हो सकती, और वो उसी वजह से हम लड़ रहे हैं। अब आते हैं इस मामले के अंदर कि हमने मोहब्बत कितनी बीज बोई और कितनी नहीं बोई। मसला यह, अडवाणी साहब पाकिस्तान आए थे, मैं उस वक्त कटास राज पे काम कर रहा था, बड़ी लंबी मुलाकातें हुई, फिर मैं इंडिया गया, अडवाणी साहब के घर पे 2 दफा मैंने खाना खाया, लंबी चौड़ी मुलाकातें। मैं उनको एक इतना शानदार किस्म का पढ़ा लिखा जैसे इंसान समझता हूं कि इसके अंदर तहम्मुल, पुरतबारी, हर चीज मौजूद थी। कोई जगह ऐसी नहीं है जो कि बनारस से लेके खजुराहो तक और खजुराहो से लेके अजंता और तक, जो कि उस वजह से मैंने विजिट नहीं की क्योंकि मैं कटास राज पे काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, मसला पता क्या है? मसला यह है कि दोनों तरफ हम बड़ी अजीबोगरीब पॉलिटिक्स में, अगर पाकिस्तान में वाजपेयी यहां पर आते हैं और या मोदी यहां पर आता है तो हम नवाज शरीफ की बात करते हैं, तो अगर तो आप होते हैं कि जरा सी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है अगर को दे दे, कांग्रेस को क्या गाली पड़ती है? इसी बुनियाद पर पड़ती है कि प्रो पाकिस्तान हो या तुम उस तरह। हमने टेम्परेचर बहुत राइज कर दिया है, और टेम्परेचर राइज करने की बुनियादी वजह है वो वोट की पर्ची, और हम उस वोट की पर्ची को हम किसी तौर पर भी आजादाना तरीके से हासिल नहीं करना चाहते, हम उसकी बुनियाद के ऊपर लड़ना चाहते हैं। यह है बड़ा हमारा अलमिया, और उसकी एक ही वजह है कि हमने कभी किसी तौर पर एक इंडिपेंडेंटली दिमाग में से ये चीजें निकाल के कि भाई पड़ोसी हैं। आप मुझे ये मुसलमानों से मैं अक्सर सवाल करता हूं, मैं जब बताऊं, मुझे बताओ मुसलमानों ने कहां पर अपने पड़ोसियों से इस तरह की जंग की हो तारीख के अंदर? बाकी चीजें अपनी जगह मिलती हैं, लेकिन वो जो उस फैसिलिटी के अंदर वो अपनी वो इक़्तिदार की जंगें थी जो मुसलमानों से पहले चली आ रही थी। कौन नहीं जानता कि ईरान जो है, ये पूरे का पूरा इलाका जो था, बहरीन का, अबुधाबी का, मस्कत का, ओमान का, शाम का, वहां ये शाम इनकी और रोमन्स की जंग नहीं होती थी वहां पर, और वो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, उसको फिर कैरी फॉरवर्ड। ये जंगों की अजीबोगरीब जो आपने देखा, जो इतिहास है ना राजाओं महाराजाओं और महाराजाओं का, इनकी महाभारत में भी है, हमारे यहाँ भी चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी विनर जो है उसको वो हीरो है, इनके यहाँ भी विनर हीरो है। तो असल मसला ये है, इससे हम निकल नहीं पाते। वही हमारे आज की मौजूदा सूरत हाल जो है, अब खुद सोच लें। क्योंकि ये फौज में रहे हैं, इनको खुद पता होगा। मैं 2019 का जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, वो सारे का सारा, और कुवैत का, तो मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान से जंग तो इंडिया की खत्म हो गई, पाकिस्तान से तो मामला शायद खत्म हो या ना हो, इंडिया को किस तरफ से खेला जा रहा है। और क्वाड क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना क्या है? एक मुल्क अमन से रह रहा है, हमने उसको कंटेन करना है, हमने उसको रोकना है। और क्वाड में क्या करना है? हमने ये करना है, हमने फला करना है। अब इसमें जब तक आप ये नहीं भरेंगे कि तुम शिव के सिपाही हो, तुम जो है बादशाह हो, वैसे हम करते हैं कि हम तो बिना इस दुनिया को फतह करने के लिए आए हैं, ये अंदर का ये जब तक वो जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा बड़ा रथ यात्रा तो और बात है, रथ पे सवार और हमारे यहाँ घोड़े पे सवार, ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ा कमाल की बातें हैं। इस वजह से हम बैठ नहीं पाते किसी तौर पर। और मैं एक बात बताऊं, आज की दुनिया में जिंदा जब तक हम नहीं होते, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये मैं और या मकबूल जान ने जो ये छोटा सा घर लिया है, इस घर के अंदर आज से 5000 साल पहले वाला बंदा भी मेरा था, तो उस वक्त तक हम उससे नहीं कर सकते। मैं आज जहां पर हूं और यही आज मेरा है। इसी आज को ना को सोचता है, ना इसके ऊपर अमल करता है, ना को अपनाता है। हम दिन ब दिन जैसे कहते हैं पागल होते चले जा रहे हैं एक दूसरे के मामला। ठीक, मेजर साहब जो बातें हुई वो आपने सुन ली। आप भी इसका जो भी जवाब देना चाहे। मेरा इसमें से जो सवाल निकल रहा है वो ये है कि ये बात एक कही जाती है, यहाँ पर उठाई जाती है कि देखिए वो ना तस्लीम नहीं करते, यानी ये कि वो ठीक है, जिस तरह और ये जी ने कहा कि अब जो घर इस वक्त है वही है और उसी को जो है वो, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरी एक और बात उन्होंने कही कि जो वहां पर भी जो है वो लड़ाई झगड़े राजे महाराजे और इसी तरीके से इस तरफ भी है, तो ये तो फेनोमेना हर तरफ चलता है। और क्वाड की भी बात, इसके ऊपर आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहां तक ये बात है कि राजे महाराजे लड़ते थे, तो आज से नहीं लड़ रहे, हजारों साल से लड़ रहे हैं राजे महाराजे। भारत के एरिया में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं, यूरोप में भी लड़ रहे हैं। जो अगर आप बात करें ये कॉन्स्टेंटिनोपल की और बाकी लोगों की जो मुस्लिम रूलर्स ने लड़ाई करी थी, ये तो तारीख का हिस्सा है। इसमें दिस इज द ट्रूथ, ये तो सच बात है। देखिए, दो चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि जो ओरिया साहब ने बोली थी, आपने क्योंकि बोला कि ओरिया साहब की बात पे कमेंट करें,
पहली चीज तो इन्होंने बोला जैसे सेंट्रल एशिया, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में मेरी इतनी नजर नहीं है गहरी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा, मेरे एंसेस्टर्स इसी मिट्टी के हैं। हमारे जो फैमिली ट्री है, हमारा फैमिली ट्री यहीं का है। मेरे खानदान में कोई सेंट्रल एशिया से, कोई फॉरेन कंट्री से नहीं आया, नो बडी फ्रॉम माई फैमिली। और मैं मेरी रिश्तेदारी में कोई बाहर से नहीं आया, सब इसी मिट्टी के। तो वी आर फ्रॉम हियर ओनली। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर मेनी जनरेशंस, 15-18 जनरेशंस की तो बात हम कह सकते हैं, उसके पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैज हैपेंड। जिस भगवान की पूजा मैं करता हूं, मेरे एंसेस्टर्स भी उसी भगवान की पूजा करते थे। तो इसमें एक और चीज है कि भारत अलग अलग जगह ना, जैसे कि जब इस्लाम फैला, जब क्रिश्चियनिटी फैली, तो ये दो बड़े रिलीजन्स हो गए जिनके बीच में तकरार भी हुए। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड हुई, और काफी जेरूसलम के पीछे काफी लड़ाइयां हुई, खून खराबा हुआ। और मतलब इट वाज ये एक इतिहास का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। यूरोप तो क्रिश्चियन नहीं था, यूरोप क्रिश्चियन हो गया। स्पेन 700-800 साल के लिए मुसलमान हो गया। ये ईरान जो था, ईरान पहले मुस्लिम नहीं था, ये मुस्लिम हो गया। इजिप्ट पहले मुस्लिम नहीं था, ये हो गया। तो ये सारे की सारी दुनिया के जितने भी थे, या तो ये ईसाई हो गए या ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हो गए। जहां जहां पे फतेह करी, लोग कन्वर्ट हो गए। जैसे जैसे फौजें आगे बढ़ी, वैसे वैसे इनके सिलसिले बढ़ते चले गए। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुस्लिम्स भी आए, अंग्रेज भी आए, और आज भी ये 80% से ज्यादा हिंदू है। सिर्फ एक अकेला मुल्क है इस दुनिया में जो पहले भी था, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी ये हिंदू था। इस्लाम के पहले, क्रिश्चियनिटी 700-800 साल पहले आई थी इस्लाम के। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बात कर रहा हूँ, ये तब भी हमारा मुल्क हिंदू था। इस्लाम के आने के बाद भी मेजोरिटी हिंदू था। हाँ, इसमें बाकी पॉपुलेशन आई, सेटल डाउन हुए, बाहर से बहुत लोग आए। एक तो ये चीज है। देखिए, जहां तक चाइना की बात है, मुझे कहता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे औरिया साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है। और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना डिस्टेबलाइज अंदर से हो चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं लगता कि कुछ सालों तक पाकिस्तान से, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। एक टेरर अटैक हो गया, एक यहाँ पे दहशतगर्दी का ये हमला हो गया, ये सब चलता रहेगा, छोटी मोटी चीजें। बट अगर हम सोचें कि बिग लेवल मिलिट्री मिसएडवेंचर होगी कारगिल टाइप की, तो वो मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो ये हथियार किसके लिए खरीद रहा है इंडिया? जाहिर सी बात है, चाइना के लिए खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, 90% चाइना के लिए खरीद रहा है। और चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। 1962 का जो हमारे साथ जंग हुई थी ना चाइना की, वो हम हार गए थे। और ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हम जंग हार गए थे। और हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि अगर तुम्हें सीखना है अपनी तारीख से, तो सबसे पहले सच बोलो। अगर हार गए तो हार गए। ये मत बोलो कि हम जीत गए और पर किसी ने साजिश कर दी और हम तो जीते जिताए बैठे थे। नहीं, किसी ने साजिश नहीं करी, हम कमजोर थे, इसलिए हम चीन से हारे, और वो चीज हम दोबारा होने नहीं देंगे। ठीक है, चीन चाहता है, चीन आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। पहले डोकलाम में आ गया था, सिक्किम के एरिया में, फिर चीन आ गया गलवान के एरिया में, फिर अब चीन अरुणाचल प्रदेश में दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना कहता है कि साहब ये एरिया हमारा है। तो चाइना जो रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, उसको भी चाइना कहता है हमारा है। चाइना का बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है। चाइना का बॉर्डर 12 या 13 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर मिलता है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट 23 मुल्कों के साथ बॉर्डर, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो देखिए, ये जो चीज है ना पूरी चाइना वाली, ये वी डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज पीसफुल। चाइना जंग डायरेक्टली नहीं लड़ता, क्योंकि चाइना 1979 में घुसा था वियतनाम के अंदर, उसका एक्सपीरियंस काफी खराब रहा। रशिया के साथ झड़प हुई चाइना की, उसमें चाइना का एक्सपीरियंस खराब रहा। तो हाँ, जहां तक वॉर की बात है, वो चाइना के लिए हर समय सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हमें भी पता लगाना है, और हमने पता लगाया कि चाइना की, जिसको कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, बड़ा मशहूर कहावत है, कहानियां हैं
जो तोता है ना जादूगर का, वो चाइना की सप्लाई लाइंस है। जो चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं, चाइना का जो पूरा मामला है, किस तरीके से चाइना का बिजनेस रन करता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर टैकलिंग। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कि भारत सिर्फ अपने जंगी जुनून में आकर S-400 भी खरीद रहा है और ये भी खरीद, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। हमें यह पता है कि चाइना के कौन सी चीज कब डिसरप्ट करनी है। क्या भारत आज डिसरप्ट कर सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है। हो सकता है 10 साल के अंदर हमें वो सलाहियत हासिल हो जाए हमें कि हम वो काम भी कर सकें। क्योंकि चाइना ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के सामने आ गया और चाइना फिर नहीं आएगा। चाइना फिर आएगा और फिर आएगा और फिर आएगा, और ये आता चला जाएगा जब तक चाइना को हम रोकेंगे नहीं। और हमने चाइना को रोकना शुरू कर दिया है। चाइना पीसफुल नहीं है। आखिरी चीज, एक आपकी इजाजत हो तो बस 1 मिनट और लूंगा। जी जी। मैं ओरिया साहब को भी बताता चलूं और आलिया जी आपको भी बताता चलूं कि देखिए, ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है। हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज कि अमेरिका नहीं भी होता, अमेरिका तो कहीं नहीं था ना जब 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चीन के साथ। जब नाथुला में 1967 में झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका कहीं नहीं था। तब तो भारत की दोस्ती सोवियत रशिया के साथ थी। अमेरिका के साथ तो हमारी बातचीत भी बहुत कम थी उस वक्त, लेकिन तब भी चीन के साथ है। तो कोई भी ये सोचे कि भारत चीन को इसलिए आंखें दिखा रहा है या चीन से इसलिए झड़प हो रही है क्योंकि अमेरिका ने उसको बोल रखा है कि बेटा चिंता मत करो, तुम चढ़ जाओ सूली पे और हम तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई चाइना से आज की नहीं है, हमारी लड़ाई चाइना से 50-60 साल से चल रही है, 70 साल से चल रही है चाइना से। और चाइना से हमारी झटपट काफी टाइम से। दलाई लामा को इंडिया में इसीलिए तो हमने शरण दी है। दलाई लामा साहब जो बैठे हैं इंडिया में, वो क्यों बैठे हैं? टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया में क्यों है? तो हमें पता है कि चाइना को कहां चाइना के दुख दर्द हैं। देखिए, ये हम क्यों झूठ बोलें, क्यों झूठ बोलना? बात यह है कि चीन हमें दर्द देगा, हम चीन को दर्द देंगे, इतनी सिंपल सी बात है। दैट इज इट। इसमें और कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। ठीक। और ये जी, एक तो बात जो मेजर साहब ने की वो ये कि क्वाड जो है वो चाइना के लिए, आपको इससे जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक जो बात मैं आपसे करना चाहूँ सर, हम जिस तरह मेजर साहब ने कहा कि जो सुपर पावर्स हैं वो उनकी गोद में जाके बैठी हैं, एंड दिस इज रियलिटी। हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है, जितना बड़ा कंट्री, जितना स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, हम जब अपने आप की तरफ देखते हैं तो हम तो उसके ऑपोजिट हैं। तो 75 ईयर्स में चले लड़ाई झगड़ा एक तरफ के, हम दोनों कंट्रीज जो है वो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी क्या बात है? आप क्या समझते हैं कि भारत इतनी तरक्की कर गया, बांग्लादेश इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान इतना नीचे चला गया, इतना पीछे चला गया कि जो बातें होती हैं वो आपको भी पता है, हम जिस सिचुएशन में इस वक्त खड़े हैं। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि फिर क्या कहा यह जाता है कि गलती इसी तरफ है, कुछ सोच बदलनी पड़ेगी? देखें, 2-3 चीजें बड़ी मजेदार की हैं और आर्या साहब ने बड़ी कमाल की बातें उन्होंने की हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि मैंने तारीख की पूरी ओवरऑल 6-7 साल की तारीख बनाई थी कि दुनिया में कोई भी कहीं का नहीं है। एरियंस जो थे वो सारे के सारे वो सेंट्रल एशिया से उठे थे, और जर्मन के ओरिजिन भी एरियंस है, वो भी सेंट्रल एशिया से। उनका भी इंडिया के अंदर भी जो लोग आए थे, उन्होंने जो मोहनजोदाड़ो को सबसे पहले तबाह किया था, तो मोहनजोदाड़ो के लोग द्रविडियंस थे, और उनको धकेल के उनकी लैंग्वेजेस अब तो पूरी की पूरी इस पर तहकीक हो चुकी है। मैं ये कह रहा था कोई भी कहीं का नहीं होता। 15 पुश्तों से रहे, कोई 15 पुश्तों से यहाँ है, कोई 25 पुश्तों से है, कोई सिर्फ 6-7 पुश्तों से। आगे चल के और हालात जब दुनिया में खराब होते हैं तो 2-2 पुश्तों वाले हो जाते हैं। तो दुनिया में एक जमीन ऐसी चीज है कि जिस जमीन के ऊपर बुनियादी तौर पर से हम लड़ने के लिए बैठ जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, हालात बदलते हैं तो जमीन छोड़ते हुए देर नहीं लगा करती। दुनिया में माइग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट ही यहीं पर है। दुनिया पूरी अफ्रीका के सेंट्रल इलाके के थी, सहरा के अंदर। वो कहते हैं दुनिया का सबसे पहला एग्जॉडस जो था वो वहां से आया था, और दुनिया में लोग कुछ वहीं से नॉर्वे को निकले, वहीं से यहाँ आए, वहीं से और जगह चले गए, अगर हम देखा जाए। लेकिन असल मसला यह है कि उन्होंने बात की चीन की। देखिए, चीन का इस वक्त मसला है, अगर आप इस वक्त दुनिया में सिनेरियो को देख लें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेनिफिशियरी कौन था? अभी छोड़ दें बाकी चीजों को, $3000 अरब खर्च हुए अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर। उनमें से 2200 अरब के करीब 5 कंपनियों ने कमाया है। और वो क्या है, उन्होंने पैसे दिया, किसने? अमेरिकन कौम ने दिए हैं।
और अमेरिकन कौम के ऊपर $15 ट्रिलियन से $17 ट्रिलियन, $18 ट्रिलियन तक कर्जा हो गया। वो तो खुश होते हैं उनसे कोई चीज खरीदी जाए, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका ने नहीं खरीदना होता, वो जनरल कंपनी ने बेचना होता है। वो जनरल कंपनी अपने अवाम का भी खून चूसती है और उसको भी कहते हैं जाओ वियतनाम में जाके लड़ो, क्योंकि हमने असला बेचना है। वो उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरी की पूरी इकोनॉमी तबाह करती है और फिर उसके बाद मार्शल प्लान दे के भेजती है, उनके पेट मोटे से चले जाते हैं। 15 ट्रिलियन अमेरिकन जीडीपी है और $18 ट्रिलियन अमेरिका का डेट है। कौम जो कंपनीज अपनी कौम को असला बेच के मोटी ताजी होती हैं, उनको पली भी गाय चाहिए होती हैं, उन्हीं के हिसाब से वो चलते हैं। 2008 में जो रैंड कॉर्पोरेशन की मेजर रिपोर्ट आई थी कि इस दुनिया में 3 बड़ी गायें हैं पली हुई, जिनको लड़ाया जाए तो हम कमा सकते हैं, एक चाइना है, एक रशिया और एक इंडिया है। और उसके ऊपर बकायदा उन्होंने कहा कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया के अंदर मुसलमान और ये हैं, इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, 12-13 करोड़ से 20 करोड़ तक मुसलमान है। चाइना के अंदर भी ये सूरत हाल है, उगर का मसला जो है, 47% रशियन आर्मी जो उसके अंदर मुसलमान है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन कैसे बिल्ड किया जा सकता है अब इंडो अफगान रीजन की तरफ से, एक बहुत बड़ा सिनेरियो है जिसको हम बड़े महदूद तरीके से लेते हैं। अब आप इस वक्त अब उठा लें, ये पेंटागन रिपोर्ट है उसमें आप उठा लें। मेरा मसला पता है क्या है, मेरा मसला यह है, ज्योग्राफी का कैदी इसलिए हूं कि चाइना का पूरी दुनिया के साथ राब्ते का एक ही मेजर रास्ता है और वो है सी पैक वाला। अब चाइना अगर बलाका की तरफ से आता है तो 1 किलोमीटर का वो रास्ता है, एक जहाज वहां खड़ा हो जाए चाइना की पूरी इकोनॉमी खत्म है। और उसका वो जो चाइना के अंदर कुछ चहाबार की सूरत हाल जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर वो खड़ा हो जाए, और उन्होंने बड़ी कोशिश की नहीं आगे आ सके। दूसरी तरफ यूक्रेन का मसला है, उसका जो बास्फोरस का रीजन है उसके अंदर उसको एग्जिट ना मिले तो ये पूरा बल्क चाइना और रूस का जो है मसला हो जाता है। इंडिया अगर चाइना से लड़ता है तो उसकी जो है रेजिडुअल वॉर है वो पाकिस्तान में आएगी, आनी ही आनी है, क्योंकि जाहिर बात है चाइना का रास्ता बेहतरीन तरीके से उससे रोका जा सकता है अगर आप सी पैक को रोकें, अगर आप उस रास्ते को रोकें कि जो चाइना को बाकी 68 मुल्कों से मिलाता है। अब ये पूरे का पूरा गर्म जब होगा खित्ता, तो इस गर्म खित्ते में आप इन्होंने बड़े मजेदार बात की कि हम पैसे देके खरीदते हैं, वही तो चाहते हैं भाई पैसे देके खरीदते हैं। हम जैसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो भी पैसे देके खरीदते हैं, ये जो अफोर्ड करते हैं ये भी पैसे देके खरीदते हैं, ठीक, उसके साथ और भी बाकी 4-5 लोग मिलकर। तो इस दुनिया को इस पूरी जंग के अंदर झोंका किसने हुआ? ये जो बॉर्डर बने हुए हैं, आप खुद देखिए ना, यूरोपीय यूनियन ने अपने आप को खत्म कर लिया बॉर्डर्स, उन्होंने कहा कि नहीं खत्म हो जाते हैं। आप आज देखें कर क्या रहे हैं। हालत यह है कि खौफ ये तारी है कि 3 महीने के बाद वहां गैस नहीं मिलेगी, रशिया ने बंद कर दी। ब्रेड बास्केट उनका यूक्रेन और वो है, उनके गंदम नहीं मिलेगी, उनके यहां तेल नहीं होगा। स्वीडन जैसा मुल्क जो सारी जिंदगी नेटो में शामिल नहीं हुआ था वो शामिल हो गया। उसके बाद आप देखें आइसलैंड, फिनलैंड शामिल हो गए। एक खौफ, ये खौफ बेचते हैं और उस खौफ को हम लोग खरीदते हैं, और उस खौफ के साथ मसला यह है कि आपको खौफ ना बेचें तो मेरी इज्जत नहीं बनती। फिर मैं कहता हूं नहीं, हम बहुत बड़े महाशय हैं, हम बहुत बड़े वॉरियर हैं, हम बहुत बड़े मुजाहिद हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ट्रेडिशंस में, सोसाइटीज में, दुनिया पूरी के अंदर ये सारे के सारे लोग कोई एक नस्ल की औलाद नहीं है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ रेसेस है, जो आगे आके एक ने एक मजहब इख्तियार कर लिया, दूसरे ने दूसरा धर्म इख्तियार कर लिया, एक ने एक रंग नस्ल। मैं आपको एक बताऊं, ना मुझ पे इख्तियार था और ना गौरव वॉरिया पे इख्तियार था कि किस घर में पैदा होते, ना जबान का इख्तियार था, ना मजहब का इख्तियार था और ना कल्चर का इख्तियार था। जिस चीज पे मेरा इख्तियार ही नहीं था, मुझे ऑप्शन ही नहीं दी गई थी, मैं उस ऑप्शन की बुनियाद के ऊपर मैं दुनिया को तकसीम किए बैठा। मैं अगर मुझे मेरा बस चलता तो मैं शानदार बात है बिल गेट्स के घर में पैदा होता, कम से कम जिंदगी तो आराम सुकून से गुजरती। इनका भी होता तो कम से कम और कुछ नहीं तो किसी मित्तल के, किसी अडवाणी के, उसके घर में, अंबानी के घर में पैदा होता। ये है असल बुनियादी तकसीम जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने नहीं चले। अब हो क्या रहा है, दिन ब दिन आग बढ़ती चली जा रही है। कोई भी सेन आवाज ना ये वहां बोल सकते हैं, ना हम यहां बोल सकते हैं, ना दुनिया में कहीं और जगह बोली जा सकती। ठीक, और ये जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप वो भी बताइए सर। ये सवाल बड़ा उठाया जाता है कि जब हम 75 देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर 85 ऑनवर्ड हमारे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसके अंदर हमारा मामला बहुत
सबसे इंपॉर्टेंट तीन मसला हमारा पॉलिटिकल करप्शन है, और उसके साथ हमारी एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और उसके साथ हमारा जो है हमने आज तक अपने इलाके के अंदर कौमियतों को इकट्ठा करके उनके साथ आगे लेके चलने की कोशिश ही नहीं की। फिर हमारा डेमोक्रेटिक ड्रीम, हमारे बहुत बड़े मसले हैं, छोटे मसले नहीं है, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन बैनी हो हम उसके बाद भी सर्वाइव करते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क गिरते गिरते जो है साइड में इधर उधर गिरा गिरा के खराब करता है। एक बात बताऊं आपको, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर किसी ने कोशिश की, ये मैंने इंडिया में भी कहा था, बहुत सारे लोगों से मेरे डिस्कशन में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहां लेक्चर था, सारे AR कॉलेजेस हमारे इकट्ठे हुए थे वहां म्यूजियम में। मैंने कहा देखो, ये जब एक दफा ये स्नोबॉल इफेक्ट, अगर पाकिस्तान की एक दफा इससे पकड़ेगी तो ये फिर चल पड़ेगा, ये फिर रुकता नहीं फिर किसी जगह पे, क्योंकि होगा ये कि छोटी छोटी चीजें जब बनती हैं, जब छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, वो न्यूक्लियस अपने अंदर एक एटम रखते हैं। तो जितना भी हम एक दूसरे की बाउंड्रीज का एहतराम करेंगे, जितना हम उनको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, जितना हम उनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, हम खुद स्टेबल होंगे। जी ठीक, लेकिन सर आप देखिए ना कि अगर वो तमाम कंट्रीज, आप इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज को देख ली, इतनी तरक्की कर गए और हमने नहीं की, तो फिर गलती है ना यहाँ पर, कोई ना कोई सोच की। देखिए मैं तबसरा नहीं करना चाहता, मैं बांग्लादेश में ढाका में बात की थी, बहुत सारी मामला ऐसे हैं कि जिनमें एक होता है फॉरेक्स रिजर्व आपका, एक होता है आपकी एक्चुअल तरक्की। फॉरेक्स रिजर्व में मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मुझे पता है बड़ी तरक्की की है, लेकिन आप मुझे बताइए 71 से पहले बांग्लादेश से एक भी आदमी मजदूरी करने के लिए भारत नहीं गया था। इस वक्त ट्रेडिशन एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो 2-2, 3-3 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आसाम का बेसिक झगड़ा क्या है, बंगाली वहां पर आ चुके हैं। एक भी औरत जो है 71 से पहले बांग्लादेश में बाजार में नहीं बिकी थी। इस वक्त ट्रेडिशनल एस्टिमेट के हिसाब से को 20 लाख के करीब औरतें बिकी हुई हैं। 50,000 के करीब रेगुलर जो है वो औरतें इंडिया में आती हैं और बाकायदा आती हैं, वहां से ट्रांसफर होते हैं इंडिया के अंदर, अपनी फॉर्च्यून ढूंढने के लिए आते हैं और गोलियों से मारे जाते हैं, रोज को लाश होती है। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व तो हो गए, लेकिन आप उनको ट्रांसलेट नहीं कर सके किसी तक, आम आदमी तक। बहुत बड़ी सूरत हाल है वहां से। 20 लाख बंगाली पाकिस्तान में बैठा हुआ है। किस लिए बैठा हुआ है बेचारा? मैं चागी में डीसी था, आप खुद सोचे, वहां पर 17 बंगाली कुक थे, पानी 3 दिन के बाद वहां मिलता था, 3-3, 4-4 हजार रुपए को 20 लाख वापस क्यों नहीं जाते? ये बड़ी तल्ख चीजें हैं। इंसानियत के हिसाब से सोचे ना, बड़ी तल्ख चीजें हैं। हर जगह मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई और हो, आप उसके दिल को एक दफा अलहदा करके चीर करके देखें, वो बहुत तकलीफ में है और उसको पता है कि मैं तकलीफ में क्यों हूं। इसलिए कि हमारे बॉर्डर जो हैं वो खूनी हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे अंदर नफरत बहुत शदीद किस्म की हो रही है। हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ नाम की तख्ती पढ़ते हैं, ये मोहम्मद हुसैन है और ये अर्जन दास है। हम सिर्फ नाम की तख्ती पढ़ते हैं ये। और सिख तो बेचारा वो विजुअल रीजन है, वो तो दूर से पहचाना जाता है उसको। तो वो तो कहे ना मैं मोहम्मद हुसैन का बेटा हूं या शर्मा का बेटा, तो कोई मानेगा नहीं। तो ये है हमारी असल में हैसियत। तो इकोनॉमिकली नापने की कोशिश ना करें, देखें सूरत हाल क्या है, ओरिजिनल क्या है। यही वजह है कि हमने हमें फॉरेक्स रिजर्व के खाते में डाला हुआ है और हम फॉरेक्स रिजर्व के चक्कर में आगे चलते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, आपसे डिसएग्री मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितने मर्जी मसाइल हों, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि हम बहुत पीछे रह गए और हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो औरिया जी ने बातें की उसमें कुछ आपने सुन ली, जाहिर है आप जो भी उसके ऊपर कमेंट करना चाहें, लेकिन उसमें ये भी है कि जो मसाइल हैं वो इतने बड़े हैं एक तो, और दूसरी ये बात कि उन्होंने ये कहा कि जो ये बाउंड्रीज की बात की जाती है, इंसानों की बात की जाती है, ये तो जो है ये मसाइल हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और जो हमारी तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ ना कुछ कहीं पर जो ताने बाने हैं वो वहां पर जाकर मिलते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला कि चाइना की जो ट्रेड है, इन्होंने मलाका की बात करी कि वहां पे एक जहाज खड़ा, मलाका चौक कहते हैं हम लोग उसको, कि वो एरिया को चौक कर सकते हैं तो चाइना की ट्रेड बंद हो जाएगी। फिर इस तरफ से अगर चाइना आएगा, अगर चाइना सीपैक से आएगा तो वो भी बंद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि सीपैक क्योंकि पाकिस्तान में बंद नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब मुल्क तैयारी करते हैं, ठीक है, जब मुल्क तैयारी करते हैं, जब पाकिस्तान कहता है कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान में, या हमें इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, हमें इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस चाहिए, या इंडिया कहता है, और ये आज ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना कोई और मुल्क
एवरीबडी थिंक्स इन अ सिमिलर मैनर। अगर चाइना को यह लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा, देखिए पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर, चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो औरिया साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। चाइना ऑप्शंस अपने निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा। किस लिए लॉन्च करा हमने? हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? हम यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा, वो नहीं होने देंगे हम। भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। बाकी चाइना जो है 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, बिल्कुल वो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन वो जो मैंने 1994 का हवाला दिया था, जो हमारे पार्लियामेंट का, जो भारत मानता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे। और जितना सीपैक है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है, अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है। हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे, चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि नहीं, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चीनी माल के लिए कहावत है एक। तो वी डोंट ट्रस्ट, और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहा है आपको, यूरोफाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिफिन के हैं ये सब एयरक्राफ्ट है, तो वी डोंट नीड चाइना। बट यस, चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना औरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहां पे आते हैं। 1971 की जंग हुई थी, उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी, दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं। उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है। फिर वही बात होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सऊदी से हम तेल खरीदते हैं। उस समय ईरान कितना सस्ता दे, 10%, 20%, हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का, सऊदी से, और चल रहा है, आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने, तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया, सामने किया, कैट्सा लगा देंगे, कैट्सा आपके ऊपर लगा देंगे, सैंक्शन लगा, मतलब तुम्हारी, देखो तुम्हारे सैंक्शन हैं, तुम्हें लगाने तुम लगा दो, तुम्हारे सैंक्शंस हैं, तो हमसे हमें क्यों डरा रहे हो यार कि हम सैंक्शन, हमें क्यों आंखें दिखा रहे हो, तुम्हें लगाने लगा तो कैट्सा नहीं लगाया उन्होंने। हमने S-400 खरीदा,
जो ओरिया साहब कहते हैं कि देखिए वो ह्यूमन ट्रेजेडी है कि जिस तरीके से औरतों के बारे में उन्होंने बात बोली, वो एक ट्रेजेडी बड़ी, और मैं भी मानता हूं ट्रेजेडी, ओरिया साहब भी मानते हैं, आलिया जी आप भी मानती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत है, आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि 600 अरब डॉलर हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए। ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है, ये सबको चाहिए। और हम सिर्फ अमेरिका से, आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है? और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है? हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया, हमने चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया। चाइना अगर ये सोचे कि वो भारत के बिना रह सकता है तो ये चाइना की बहुत बड़ी गलती है, और अमेरिका हमारे में, हम चाइना के बिना, कोई एक के बिना नहीं रह सकता, बिकॉज दिस इज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसीलिए जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस की, कि भाई किस तरीके से हमें, वी हैव टू गेट ऑफ रिलायंस ऑन चाइना, तो हम भारत में फिर एप्पल बनाएंगे, फिर हम भारत में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, हम और चीजें करेंगे कि हमारा धीरे धीरे जो रिलायंस है चाइना पे वो कम हो जाए किसी तरीके से। और गेम सारा यही है, गेम मिलिट्री नहीं है, गेम इकोनॉमिक भी है, गेम डिप्लोमेटिक भी है। तो ऑल ओवर यस, कन्फ्रंटेशन विद चाइना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने कई थिंक टैंक्स में मैं बैठता हूं, और हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े बड़े जर्नल हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने 30, 40, 50 साल से यही स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना है कि कन्फ्लिक्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद चाइना और भारत का एक लिमिटेड वॉर होगा ही होगा। ये कोई नहीं रोक सकता, ये होगा। और उनकी वजूहतें, आई थिंक वी डोंट हैव टाइम, हमें 50 मिनट से ज्यादा हो गए गुफ्तगू करते हुए, लेकिन ये होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होगा। और उस दिन की हमें तैयारी करनी है, जिस दिन होगा फिर उस दिन देखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप दोनों शख्सियात का। अभी हमारे पास और बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि औरिया जी ने भी एक टेलीविजन प्रोग्राम में अभी बैठना है इसके बाद 7 बजे, और मेजर साहब भी हम जानते हैं बहुत बिजी रहते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स में हम उनको देखते हैं, तो इसको हम एक और सेटिंग पे उठा रखते हैं। अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं मेरे ज़हन में, बहुत हैं, जिस तरह मेरे बहुत सी डिसएग्रीमेंट्स हैं आप दोनों से, कि मैं समझती हूँ कि जो बातें आज हुई हैं उसमें से कुछ और सवालात निकल रहे हैं जो कि आज के दौर की यूथ जानना चाहती है, जो ये समझते हैं दोनों मुल्कों के हालात बेहतर होने चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं कि अच्छा ये बातें हुई तो इसमें तो ये बात है। लेकिन जिस तरह मेजर साहब ने ये बात की कि हम जो है वो एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, तो वो सिर्फ चाइना और भारत का मामला नहीं है, शायद मेरा ख्याल है कि दुनिया में तमाम कंट्रीज का मामला, और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान का तो बहुत सीरियस इशू है कि हमें नेबर हैं, हमेशा यहीं पर रहना है, हम अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं भी चाहते। तो हम दोबारा इस पे एक और सेटिंग करेंगे और मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मकबूल जान साहब, आप मेरे प्रोग्राम में आए, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेजर गौरव आलिया जी कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। दोबारा भी आपसे बात।